हेलो स्टूडेंट, आज 9 अक्टूबर 2020 को हमारा सब्जेक्ट है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पार्ट 1। ठीक है बेटा, यहाँ पे कल मैंने आपको चैप्टर करवाया था रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। आज मैं उसकी बैलेंस उसकी आपकी मैं जनरल एंट्रीज करवा रही हूँ। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कौन कौन से ऐसे बैलेंसेस हैं, ठीक है, कौन से ऐसे बैलेंसेस हैं जो जिनमें से हम CRR कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट तैयार कर सकते हैं और किस में से नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो कौन से बैलेंसेस हैं जो हमारे लिए अवेलेबल हैं डिविडेंड के लिए, यानी कि अवेलेबल है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व के लिए। तो जब हम CRR बनाएंगे यानी कि कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट बनाएंगे तो सबसे पहले हम जनरल रिजर्व को यूज़ करेंगे, जनरल रिजर्व। दूसरा रेवेन्यू रिजर्व या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तीसरा डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड, चौथा वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड, पांचवा एम्प्लॉयज एक्सीडेंट फंड, छठवां इंश्योरेंस फंड, सातवां डिस्क्रिशनरी डिबेंचर रिडम्पशन फंड। ठीक है, इतने टाइप के बैलेंसेस को हम CRR बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, मेनली इसमें से दो ही यूज होते हैं। वैसे हमारे अभी तक जितने भी क्वेश्चन करवाए हुए हैं उनमें से जनरल रिजर्व्स एंड रेवेन्यू रिजर्व, ये दो चीज़ें यूज होती हैं। ठीक है, अब देखो वो बैलेंसेस जो CRR यानी कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व बनाने के लिए अवेलेबल नहीं होते हैं। कौन से? कैपिटल रिजर्व, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व। इतने टाइप के जो बैलेंस हैं वो हमारे CRR बनाने के लिए हम यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाओ अकाउंटिंग एंट्रीज। ठीक है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। जब प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन होता है उस टाइम पे कौन सी एंट्रीज कहते हैं, देखो फॉलोइंग एंट्रीज आर पास्ड ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। फर्स्ट ऑफ ऑल सी, सबसे पहले हम ये देखेंगे वेदर द रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स आर फुली पेड अप और पार्टली पेड। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि भाई जो हमारे रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर हैं फुली पेड हैं या पार्टली पेड हैं। क्योंकि रूल क्या है कि अगर प्रेफरेंस शेयर्स हमारे पार्टली पेड अप हैं तो उनका रिडम्पशन डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं। उसके लिए पहले हमको क्या करना पड़ेगा, उनको फुली पेड बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए हमारी एंट्री पास होगी प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। समझ गए मेरी बात को? प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और उसके बाद ये तो होगी ड्यू की एंट्री। उसके बाद पेमेंट की एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल। तो अगर हमारे शेयर्स पार्टली पेड अप हैं उस केस में हमको ये दो एंट्री सबसे पहले पास करनी पड़ेंगी। ठीक है, अब आ जाओ सेकंड। इसके बाद पास एंट्री फॉर टोटल अमाउंट ड्यू टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर इंक्लूडिंग द फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एंड द प्रीमियम टू बी पेड ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, द एंट्री विल बी। तो कहता है सेकंड एंट्री में कंपनी ये एस्टिमेट लगाएगी कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को टोटल अमाउंट कितना देना है विद प्रीमियम। ठीक है, तो इसके एंट्री आएगी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, यहाँ पे आएगी फेस वैल्यू। दूसरा आएगा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट, यहाँ पे आएगा जो रिडम्पशन पे प्रीमियम देना है। और टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को टोटल कितना पैसा देना है विद प्रीमियम। ठीक है, इस एंट्री में मैनेजमेंट ने या शेयर होल्डर उन्होंने क्या है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ये आइडिया लगा लिया कि जिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को हमने पेमेंट करनी है कितना पैसा उनको देना है। अब देखो अगर फ्रेश इश्यू से प्रीमियम का इसका रिडम्पशन का पैसा देना है तो मेक एंट्री फॉर इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स ईदर विद प्रीमियम और विदाउट प्रीमियम इन ऑर्डर टू प्रोवाइड अमाउंट फॉर द पर्पज ऑफ रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर बाय फ्रेश इश्यू। अगर क्वेश्चन में ये उन्होंने बोला है या मेंशन ये है कि भाई जो प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन हो रहा है, ठीक है, अगर वो फ्रेश शेयर्स को इश्यू करके जो पैसा आएगा उससे करना है तो हम उसकी एंट्री पास करेंगे बेटा। ठीक है, इक्विटी शेयर इश्यू करके हो रहा है तो उसकी एंट्री पास हो जाएगी। उसकी एंट्री क्या पास होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। जैसे हमारा फर्स्ट चैप्टर था ना शेयर कैपिटल वाला, उसमें एंट्री होती थी ना फर्स्ट वाली, वैसी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। मेरी बात समझ गए? तो ऐसे एंट्री होगी नए शेयर इश्यू करने की। ठीक है, फिर फोर्थ एंट्री है प्रोवाइड प्रीमियम टू बी पेड ऑन रिडम्पशन। ठीक है बेटा, तो चौथी हमारी एंट्री आएगी प्रोवाइड प्रीमियम टू बी पेड ऑन रिडम्पशन।
आउट ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, ठीक है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और जनरल रिजर्व अकाउंट, ठीक है। वो कह रहा है कि इसके बाद रिडम्पशन पे जो प्रीमियम देना है उसकी पेमेंट होगी अगर कंपनी के पास सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट यानी SPR अकाउंट में अगर उनके पास पैसा है, ठीक है, तो वहाँ से पेमेंट कर देंगे। उसमें पैसा नहीं है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से पैसा पेमेंट करेंगे। उसमें पेमेंट नहीं है तो जनरल रिजर्व से पेमेंट करेंगे, ठीक है। तो एंट्री क्या होगी, अगर हम सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट से पेमेंट कर रहे हैं तो वो पहले आ जाएगा। अगर वहाँ से पेमेंट नहीं हो तो सरप्लस अकाउंट यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से पेमेंट हो जाएगा। और अगर वहाँ से पेमेंट नहीं हुई तो जनरल रिजर्व अकाउंट से पेमेंट हो जाएगा, डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट, ठीक है। फिर फिफ्थ पॉइंट है हमारा appropriate amount from surplus or general reserve or any other reserve available for dividend to meet the deficiency of the amount required for redemption on of preference shares, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है कि जितना रिडम्पशन पे पेमेंट करना है वो उसका आइडिया हमने लगा लिया और उसमें से नए शेयर उसके लिए इश्यू किए थे, वहाँ से जो पैसा आ जाता है, ठीक है। उसके बाद जितनी डेफिशिएंसी, जितनी कमी पड़ जाती है पैसे की, ठीक है, तो वो हम कहाँ से पूरा करेंगे, या तो हम सरप्लस अकाउंट से पूरा करेंगे या हम जनरल रिजर्व अकाउंट से पूरा करेंगे, ठीक है। तो या अगर सरप्लस अकाउंट से पेमेंट करें तो सरप्लस अकाउंट डेबिट टू CRR अकाउंट। क्यों? क्योंकि ये रूल है कि अगर आउट ऑफ प्रॉफिट यानी कि आउट ऑफ प्रॉफिट फंड्स में से अगर पेमेंट हो रहा है रिडम्पशन का तो डायरेक्टली पेमेंट नहीं होगा। उसके लिए कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में पहले एक अमाउंट हमको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो जितनी पैसे की कमी पड़ रही है वो हम सरप्लस अकाउंट या जनरल रिजर्व अकाउंट से हम ले लेंगे, ठीक है, ठीक है। इसके बाद CRR अकाउंट बन गया हमारा। अब वो कहता है इफ़ लिक्विड एसेट्स आर नॉट अवेलेबल फॉर मेकिंग पेमेंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, यानी कि अगर कैश पेमेंट हमारे पास ज़्यादा नहीं है, बैंक में पैसा नहीं है, तो देन इधर करंट एसेट्स में बी सोल्ड, तो सिर्फ करंट एसेट को हम सेल कर सकते हैं, यानी कि हम फिक्स एसेट को सेल नहीं कर सकते। करंट एसेट्स में करंट इन्वेस्टमेंट होंगी उनको हम सेल कर सकते हैं या कोई बैंक लोन का अरेंजमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो अगर इन्वेस्टमेंट सेल हो रही है तो ये फर्स्ट वाली एंट्री आएगी। देखो बेटा, देखो बैंक अकाउंट डेबिट टू सरप्लस अकाउंट, अगर लॉस हो रहा है तो, अगर इन्वेस्टमेंट को या करंट एसेट को सेल करने पर लॉस हो रहा है तो वो सरप्लस अकाउंट यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हम चार्ज करेंगे टू करंट एसेट्स, यानी कि जो भी इन्वेस्टमेंट वगैरह सेल किए हैं वो टू सरप्लस अकाउंट। अगर वो हमारी करंट एसेट या हमारी इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट पर सेल हो रही तो प्रॉफिट भी हमारा क्रेडिट में आ जाएगा। समझ गए? बैंक अकाउंट डेबिट, सरप्लस अकाउंट डेबिट, लॉस टू करंट एसेट्स टू सरप्लस अकाउंट प्रॉफिट, ठीक है। और अगर बैंक लोन का अरेंजमेंट कर रहे हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट, ये वाला हमारा एंट्री पास हो जाएगी, ठीक है। उसका अगली हमारी एंट्री आएगी पेमेंट विल बी मेड टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर बाय पासिंग द फॉलोइंग एंट्री। अब बेटा इतनी ही एंट्रीज तुम्हारी मेन है। उसके बाद यहाँ पे से क्या करेंगे कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को फाइनल पेमेंट हो रही है यहाँ पे, तो फाइनल पेमेंट की एंट्री क्या आएगी, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। उनके अकाउंट में विद प्रीमियम अमाउंट यहाँ पे चला जाएगा। फिर कहता है अगर इफ रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर इज मेड बाय कन्वर्जन ऑफ सम अदर शेयर, तो कह रहा है कभी कभी प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन ऐसे भी होता है क्योंकि जो कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स हमारे होते हैं उनका रिडम्पशन हम इक्विटी शेयर्स में चेंज करा के भी हो सकता है, ठीक है। या पुराने वाले प्रेफरेंस शेयर को हम न्यू वाले प्रेफरेंस शेयर में चेंज करके भी उसका हम उसकी हम रिडम्पशन कर सकते हैं। तो उसकी एंट्री आएगी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये ओल्ड वाली है, डेबिट टू न्यू शेयर कैपिटल, ये न्यू वाली आ गई, इसकी एक ही एंट्री होगी, ठीक है। उसके बाद है बेटा कि जो हमारा बोनस शेयर इशू करती है कभी कभी कंपनी। बोनस शेयर कौन से शेयर होते हैं, मैंने पहले आपको पहली वीडियो में बताया है। बोनस शेयर वो शेयर होते हैं जो कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को दे रही है, ठीक है। तो उसके लिए CRR अकाउंट में जो हमारा पैसा पड़ा होता है ना उसका यूज हम कर लेते हैं। तो इस केस में बोनस जो है दो टाइप से दिया जाता है, पहले आपको बताया है कि एक तो जो शेयर्स फुली पेड अप हैं उन्हीं को अगर हमने बोनस दोबारा से देना है तो उसकी एंट्री ये आ जाएगी, व्हेन डिसीजन इज टू बी टेकिंग फॉर इश्यू बोनस शेयर्स, ये फुली पेड वाले हैं, ठीक है। तो डिसीजन जब डिसीजन लिया जा रहा है तो उस टाइम पे एंट्री आएगी कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, ठीक है।
और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट या अदर रिजर्व, ठीक है। अगर हमारे फुली पेड बोनस शेयर हो रहे हैं ना, फुली पेड, तो उसके लिए CRR अकाउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट या कोई दूसरा रिजर्व, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, कैपिटल रिजर्व, किसी भी टाइप के रिजर्व को हम यूज कर सकते हैं। यहाँ से पैसा यूज करके डेबिट टू बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर आ जाएगा, पहली एंट्री। और जब बोनस शेयर्स इश्यू किए जा रहे हैं, इनको दिए जा रहे हैं, उस टाइम पे बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर, डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये एंट्री आ जाएगी। ये तो था फुली पेड बोनस शेयर के लिए। लेकिन अब पार्टली पेड शेयर्स को हम फुली पेड बना रहे हैं और इस तरीके से बोनस दिया जा रहा है, ठीक है। बोनस आपको बताया था कि 2 टाइप से दिया जाता है। एक तो फुली पेड शेयर्स को ही हम देते हैं जिनके शेयर्स ऑलरेडी फुली पेड हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ शेयर होल्डर्स के कॉल सिग्नेचर रहती है, उनके शेयर्स पार्टली पेड होते हैं, तो उनको बोनस एक तरीके से ऐसे भी दिया जाता है कि उनके पार्टली पेड शेयर्स को फुली पेड बना दिया जाए और उनसे कोई भी पैसा ना लिया जाए, ठीक है। तो जब ऐसा किया जा रहा है, व्हेन पार्टली पेड अप शेयर्स आर मेड फुली पेड शेयर्स बाय बोनस इश्यू, तो बोनस इश्यू करके उनके पार्टली पेड शेयर्स को फुली पेड बनाया जा रहा है। इन सच अ केस द फॉलोइंग जनरल एंट्रीज विल बी पास्ड, तो इस केस में 3 एंट्री पास होंगी हमारी, ठीक है। शेयर फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल, एक एंट्री आ जाएगी। दूसरा, अगर हम इस तरीके से मतलब पार्टली पेड शेयर्स को फुली पेड बना के इश्यू कर रहे हैं बोनस को, तो वहाँ पे हमारे सिर्फ 2 ही रिजर्व यूज होंगे। कौन कौन से? सरप्लस अकाउंट या जनरल रिजर्व अकाउंट, ठीक है। डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर्स, मतलब पैसा यहीं से दिया जाएगा। उसके बाद थर्ड पॉइंट हमारा आ गया बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट, डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। ये 3 एंट्रीज तब दी जाएंगी जब बोनस जो है वो पार्टली पेड शेयर्स को फुली पेड बना के दिया जा रहा है, ठीक है। एक लास्ट एंट्री है, ये कभी कभी वैसे आती है, कभी नहीं भी आती है। तो व्हेन शेयर इशू एक्सपेंसेस आर इनकर्ड, क्योंकि शेयर्स को इशू करने पे भी तो कुछ खर्चा होगा ना, तो भी बैंक से हम पेमेंट करेंगे, तो शेयर इशू एक्सपेंसेस डेबिट टू बैंक, ये लास्ट एंट्री है इसकी, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे से ये तुम्हारी आज की एंट्रीज थी और यहाँ से मैं कल आपके रजिस्ट्रेशन आपका न्यूमेरिकल पार्ट स्टार्ट कर दूंगी। 8 जनरल एंट्रीज को मैंने आपको समझा दिया है। जिस बच्चे को, किसी भी बच्चे को अगर समझ में नहीं आ रहा है तो वो मेरे से आके यहाँ पे फ़ोन करके पूछ सकता है, ठीक है बेटा। तो बाकी मैं आपको कल की वीडियो में कराऊंगी। ये सारे बच्चों ने इसके नोट्स बनाने हैं, इन एंट्रीज को अपनी कॉपी में उतारना है, ठीक है। ऐसे सेम टू सेम लिखना है, क्योंकि बिना लिखे आपको याद नहीं होगा। मेरी बात समझ गए हो? तो ये एंट्रीज सब ने करनी है, सारे बच्चों ने, क्योंकि ये जो इसमें से जो लॉन्ग क्वेश्चन बनता है ना हमारा डिस्कस रिगार्डिंग द प्रोविजंस ऑफ रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर सेक्शन 55, ठीक है। ये जो क्वेश्चन बनेगा, ये क्वेश्चन बनता तो यहीं तक है। देखो तुम्हारा थ्योरी तो तुम्हारी यहीं तक होगी, यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद तुम ये थोड़ी सी चीज़ें ये दिखा सकते हो कि कौन कौन से बैलेंस यूज हैं। तो अकाउंटिंग एंट्रीज के बिना तुम्हारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होगा, तुमको मार्क्स नहीं मिलेंगे, तो आधे ही मार्क्स मिलेंगे। 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ये, ठीक है। तो अगर आपने जो है अपने 10 मार्क्स पूरे लेने हैं या 8 मार्क्स लेने हैं, 2, 3, 4, 5 मार्क्स नहीं लेने हैं, ठीक है, तो इस करके आपको अकाउंटिंग एंट्री शो करनी ही पड़ेंगी, ठीक है। बाकी मैं आपको कल की वीडियो में, कल से हम न्यूमेरिकल स्टार्ट कर लेंगे।